students, welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with superb and fantastic sir, that is Mohit sir. There is no fear when Mohit sir is here. This channel is serving you last 2.5 months, so it's your duty to like, share and subscribe maximum to get fantastic content. तो बेटा हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हो गए हैं प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज की न्यू वीडियो लेकर। इससे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया है और इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएं। और उसके साथ मैं कह रहा हूँ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर सीरीज़ के साथ स्टूडेंट्स को जोड़े। ये लेक्चर सीरीज़ आपके बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है। जो 15 मार्च को एग्ज़ाम होना है स्पेशली फॉर CBSE क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज़ बनाई जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जो अमूमन जो बैच लगते हैं या कोचिंग सेंटर होते हैं, ट्यूशन्स होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि PSCB लेवल तक का सिलेबस कराया जाता है, परंतु CBSE में टफ क्वेश्चन आते हैं। जब CBSE वाले बच्चे उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनका मूड ख़राब हो जाता है, उनका पेपर अच्छा नहीं होता है। इसलिए उनके लिए मैं स्पेशल ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और सभी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। देखो बेटा, अगर आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछें, जिस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है मैं वो प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए मैं बैठा हूँ। सो इस चैनल के साथ जुड़े। ये लेक्चर तभी आपको समझ आएगा जब आपने पिछले 6 लेक्चर देखे हो। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम आइडिया के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको ध्यान से देखिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अज्यूमिंग दैट each born child is equally likely to be boy or girl. If a family has 2 children, then what is the conditional probability that both are girls given that? पता वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हो बॉय और गर्ल इक्वली लाइकली, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स given that the youngest is a girl, given that at least one is a girl. A family has 2 children, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, एक बॉय और एक गर्ल हो सकती है, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। तो BB, BG, GB और GG होगा। ये दोनों बेटा डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बॉय हुआ है, सेकंड नंबर पर गर्ल हुई है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर गर्ल हुई है, सेकंड नंबर पर बॉय हुआ है। वेयर B स्टैंड्स फॉर बॉय एंड G फॉर गर्ल। तो A एंड B भी 2 इवेंट मान ले। A क्या है, बोथ आर गर्ल्स, मीनिंग ये केस आ गया। B इवेंट क्या है, द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट मीनिंग छोटी। तो यंगेस्ट गर्ल किस में से है, B और G में से गर्ल है और G में गर्ल है। द यंगेस्ट इज ए गर्ल का मीनिंग ये है कि छोटी गर्ल हो, जो बड़ी है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है। इसलिए हमने ये दोनों केस ले लिए। फर्स्ट नंबर केस पर आए, उसमें क्या है, कंडीशन में आपको बताया हुआ है जो गिवन है उसको डिवाइड में रखना होता है। यंगेस्ट इज ए गर्ल मीनिंग B को डिवाइड में रखना है, प्रोबेबिलिटी की फाइंड करनी है A की। तो A/B का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, A इंटरसेक्शन B/B। A इंटरसेक्शन B क्या होगी, गर्ल्स भी हों और यंगेस्ट भी गर्ल हो, दोनों में क्या है, G कॉमन है, मीनिंग 1/4। और B की प्रोबेबिलिटी क्या है, B की 2/4 कट होके 1/2 आ गई। इससे आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पार्ट क्या है, एट लीस्ट वन इज गर्ल। एट लीस्ट वन इज गर्ल का मीनिंग समझ गए, एक गर्ल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तीनों केस बन गए। इसमें क्या है, C को डिवाइड में रखना है, A इंटरसेक्शन C, मीनिंग एट लीस्ट वन गर्ल हो और A क्या है, बोथ आर गर्ल्स हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, बोथ आर गर्ल्स और एट लीस्ट वन गर्ल। एक ही केस कॉमन आएगा G, मीनिंग इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। C की क्या है, C मीनिंग एट लीस्ट वन गर्ल, 3/4 कट होके ये बन गई। तो ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कंडीशनल मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया, जो गिवन इवेंट है उसको डिवाइड में रखना होता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C/C, बस आप वैल्यू पुट कर लो। नेक्स्ट में आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या कहा उन्होंने, कहते हैं कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज इन द कमेटी, देन दैट एट लीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी देयर इन द कमेटी। पता वो क्या कह रहे हैं, अगर ध्यान से समझे, वो ये कह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स की हमने कमेटी बनानी है। उसमें क्या है, जो ग्रुप में से हमने बनानी है उसमें 7 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड को करो कि ये कंडीशन है भी कमेटी में 2 बॉयज़ तो रखने ही हैं,
गिवन दैट या देन दैट एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी देयर इन द कमेटी। तो दो हमने इवेंट मान लेंगे। कौन से इवेंट? पहला इवेंट मान लेते हैं सिलेक्शन ऑफ कमेटी हैविंग एग्जैक्टली 2 बॉयज़, और दूसरा इवेंट मान लेंगे सिलेक्शन ऑफ कमेटी हैविंग एट लीस्ट वन गर्ल। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैंने पहले भी कहा है, जो गिवन वाला है उसको डिवाइड में रखना। गिवन कौन सा है? एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी देयर इन द कमेटी। एट लीस्ट वन गर्ल मीनिंग बी वाला गिवन है, ऊपर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। इसका फॉर्मूला क्या है? दोनों के इंटरसेक्शन बाय डिवाइड ऑफ बी। तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो फाइंड कर लेंगे। बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। बी मीनिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ कमेटी हैविंग एट लीस्ट वन गर्ल। एट लीस्ट वन का मीनिंग 1 गर्ल भी हो सकती है, 2 गर्ल भी हो सकती है, 3 गर्ल भी हो सकती है, 4 गर्ल भी हो सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी हो तो कम्बिनेशन लगेगा। अगर 1 गर्ल है, टोटल हमने कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं? 4। तो 4 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है और 7 में से 3 बॉय सेलेक्ट करनी है। टोटल तो हमने 4 ही करने। दूसरा केस क्या हो सकता है? 4 में से 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है। अगर 2 गर्ल सेलेक्ट कर ली तो 2 बॉयज़ भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और केस क्या हो सकता है? 4 में से 3 गर्ल्स, अगर 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली तो 1 बॉय सेलेक्ट करने पड़ेगा। चौथा केस क्या हो सकता है? 4 से 4, 4 में से 4 अगर गर्ल सेलेक्ट कर ली तो आप लिखना तो यहाँ लिख भी सकते हो 7 से 0 बॉयज़ हो गया। मीनिंग हमने टोटल 4 ही स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। अगर ये 1 है ये 3 हो जाएगा, ये 2 है ये 2 हो जाएगा, ये 3 है ये 1 हो जाएगा, ये 4 है ये 0 से हो जाएगा। इसका मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वैसे आपको आता ही होगा, आपने परमुटेशन कम्बिनेशन किया हुआ है। एनसीआर का फार्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। फिर से आप देख सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले फैक्टोरियल आपको सोल्व करने आते हैं। अगर फैक्टोरियल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनकी आप वैल्यू पुट कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 59/66। ठीक है। इसके बाद हमने क्या सोल्व करना है? प्रोबेबिलिटी बी तो हमने सोल्व कर ली। क्या सोल्व करनी है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम आगे पेज पर चलते हैं। आगे पेज पर आते हैं, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। तो आगे पेज पर जब हम आते हैं तो कैसे आएंगे? ये रहा। फिर से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ध्यान से देखिए, वो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का पहला आप मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग एग्जैक्टली 2 बॉयज़ हों और एट लीस्ट 1 गर्ल हो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 बॉयज़ फिर 2 गर्ल लेनी पड़ेगी तभी सोल्व होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? तो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स ले लेते हैं। ये रहा, ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया? 4C2 मतलब 4 गर्ल्स तो 2 गर्ल्स। अगर 2 गर्ल्स है तो अगर 2 बॉयज़ है तो 2 गर्ल्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 ही हमने स्टूडेंट लेने थे। ये फेवर के केसेस हो गए। और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए? 11 में से 4। इसको आप सोल्व कर लेना। तो A/B इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। बेटा कुछ नहीं था सम में, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला था। ये केस आपको समझने वाले थे। इसमें क्या था? कमेटी में एट लीस्ट 1 गर्ल चाहिए। एट लीस्ट 1 गर्ल का मीनिंग 1 गर्ल हो सकती है, 2 गर्ल हो सकती है, 3 और 4 गर्ल्स हो सकती है। अगर 1 गर्ल है तो 3 बॉयज़ होंगे। अगर 2 गर्ल है तो 2 बॉयज़ होंगे। अगर 3 गर्ल है तो 3 बॉयज़ 1 बॉय होगा। अगर 4 गर्ल है तो 0 बॉयज़ हो गए। और जब इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में नहीं 2 बॉयज़ हैं और अगर 2 बॉयज़ है तो हमें 2 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, इसलिए 2 और 2 4 बनेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, इंटरसेक्शन की अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी अलग निकाल ली और दोनों की वैल्यू पुट कर दी। बेटा मैं अपनी ओर से ठीक समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं कुछ समझ आता तो आप प्रॉब्लम बताएंगे तो पता चलेगा, वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता इसके सोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में इन ए हॉकी मैच, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं यार, कितना कुछ करना पड़ता है आपके लिए, आप ध्यान नहीं देते फिर भी कभी कभी। देखो क्या है, कहते इन ए हॉकी मैच बोथ टीम्स ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ द गेम. So to decide the winner, the referee asked both the captains to throw a die alternately and decided that the team whose captain gets a 6 first will be declared the winner. If the captain of the team A was asked to start, find their respective probabilities of winning the match and state whether the decision of referee was fair or not. पता है वो बेटा क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हॉकी मैच है, दो टीम के बीच में खेला जा रहा है। ए और बी टीम, इन दोनों ने सेम नंबर ऑफ गोल स्कोर किया है। अब वो डिसाइड करते हैं अभी विनर कैसे डिसाइड हो, तो उन्होंने एक गेम खेली। वो कह रहे हैं कि एक डाई को थ्रो करो और जिसको पहले 6 आ गया
वो विनर हो जाएगा। अगर वो एक टीम में एक एक कैप्टन को कहते हैं कि वो स्टार्ट करे, तो इन दोनों की विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और ये भी बताओ कि रेफरी का डिसीजन ठीक था या ठीक नहीं था। तो हम क्या करेंगे, दो इवेंट मान लेंगे। ध्यान से देखो, E1 एंड E2 भी इवेंट्स। E1 इवेंट क्या है, कैप्टन ऑफ टीम ए गेट्स ए 6। E2 इवेंट क्या है, कैप्टन ऑफ टीम बी गेट्स ए 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है 1/6 होती है, और ना आने की 1 - 1/6, कंप्लीमेंट 5/6 होगी। E2 की भी सेम 1/6 और ना आने की 1 - 1/6, 5/6। ये बात अगर आपको अब समझनी है, विनिंग द मैच बाय टीम है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, विनिंग द मैच बाय टीम है। अगर हमने टीम ए को विन कराना, आप सोचो, ध्यान से सोचो इस बात को, हो सकता है पहली बार में टीम ए जीत जाए, ठीक है। अगर टीम ए फर्स्ट टाइम में नहीं जीतती तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले टीम ए नहीं जीतती, फिर टीम बी नहीं जीतती, फिर टीम ए जीतती है। हमने जिताना टीम ए को है। तीसरा केस क्या हो सकता है, टीम ए नहीं जीतती, टीम बी नहीं जीतती, फिर टीम ए नहीं जीतती, फिर टीम बी नहीं जीतती, फिर टीम ए जीतती है। समझ गया आप मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बार टीम ए जीतती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, टीम ए नॉट विन, टीम बी नॉट विन, फिर टीम ए विन। फिर नेक्स्ट में क्या हो सकता है, टीम ए नॉट विन, टीम बी नॉट विन, टीम ए नॉट विन, टीम बी नॉट विन, टीम ए विन। हमने जिताना टीम ए को ही है, जो या तो टीम ए फर्स्ट नंबर पर जीत सकती है, या तो टीम ए थर्ड नंबर पर जीत सकती है, या तो टीम ए फिफ्थ नंबर पर जीत सकती है, या तो टीम ए 7 नंबर पर जीत सकती है, या 9th नंबर। अप टू 100 कितने केस बन जाएंगे, इन्फिनिटी तक। समझ गए, इस क्वेश्चन को समझना था आपने। तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 1/6, 5/6, 5/6, ये आप देख सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखो, इन्हें थोड़ा सा लिख दिया, ये 5/6 का स्क्वायर हो गया, ये 4, इसको डिवाइड करोगे तो सबकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है 5/6। हमने पढ़ा हुआ जिसकी कॉमन रेशियो सेम हो उसको क्या कहते हैं, जीपी। इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए का आंसर पुट कर दिया, यहाँ पर नीचे 1 - R का आंसर पुट कर दिया। यहाँ पर आप नीचे एलसीएम लेकर सोल्व करो, यहाँ पर आप नीचे एलसीएम लेकर सोल्व करो तो क्या आएगा, 1 - 25/36। इसको एलसीएम लेंगे, 36 - 25 मीनिंग 6/36। आंसर क्या आ गया, 6/11। तो प्रोबेबिलिटी विनिंग द मैच बाय टीम बी कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 6/11। अगर बी की हमने फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 6/11 मीनिंग 5/11 आ जाएगा। टीम ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/11, और टीम बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/11। तो आप ध्यान से देखें, जो टीम है ए है उसके 11 में से 6 चांसेस हैं जीतने के, और जो टीम बी है उसके 11 में से 5 चांसेस हैं, ठीक है। तो रेफरी का जो डिसीज़न है वो ज़्यादा टीम ए के पक्ष में है और टीम बी के पक्ष में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ़ बैग ए कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 7 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, a die is thrown if 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag, if 2 balls, otherwise bag B. If 2 balls are drawn randomly without replacement from the second bag, from the selected bag, find the probability that one of them is red, one of them being red and another is black. इस क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से पढ़ें। उन्होंने क्या कहा है, हम 2 बैग बना लेते हैं। पहले बैग में क्या है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग में क्या है, 6 रेड बॉल्स हैं। अगर बैग बी की बात करें उसमें क्या है, 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। उनने क्या कहा है, इन दोनों बैग में से अगर डाई पर 1 और 2 आता है, अगर डाई पर 1 और 2 आता है तो बैग ए को सिलेक्ट करना है। अगर 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर आता है तो बैग बी को सिलेक्ट करना है। अगर 1 और 2 आता है तो बैग ए को सिलेक्ट करना है, 1 और 2 के अलावा कोई नंबर आता है तो बैग बी को सिलेक्ट करना है। तो हम 3 इवेंट मान लेंगे। 3 इवेंट कौन से हैं, लेट ई बी इवेंट, एफ पी इवेंट एंड ए बी 3 इवेंट्स। ई क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग ए, एफ क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग बी, ए क्या है, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 2। तो ई इवेंट क्या है, अगर हमें उन्होंने कंडीशन ना दी होती तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आनी थी, 1/2 आनी थी।
1/2 आनी थी, पर उनने ये कहा है अगर 1 और 2 अपीयर होगा तो बैग ए सिलेक्ट करना। तो 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, 4/6 होगी। 4/6 को आप 2/3 लिख सकते हैं, या ये जो प्रोबेबिलिटी इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये ई की प्रोबेबिलिटी आ गई। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन ऑफ बैग भी वो हमने आपको पहले ही बता दी है। प्रोबेबिलिटी A/E पर आते हैं। A/E में क्या है, ये मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग है ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट E फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इट इज़ गिवन दैट E फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। E मीनिंग हमने बैग A सिलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उसमें से 1 रेड बॉल की और 1 ब्लैक बॉल की। देखो बैग ए में रेड कितनी, 6 में से 1 रेड चाहिए और 4 में से 1 ब्लैक चाहिए। ये फेवर के हो गए, टोटल 10 में से 2 चाहिए। 6 में से 1 रेड चाहिए और 4 में से 1 ब्लैक चाहिए, टोटल 10 में से 2 बाल्स चाहिए। फेवर बाय टोटल। A/F का मीनिंग क्या है, बैग बी सिलेक्ट किया है, इसमें से 3 में से 1 रेड आएगी और 7 में से 1 ब्लैक आएगी, नीचे 10 में से 2 बॉल्स आएंगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ आगे उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक। देखो इसको ध्यान से समझना है आपने, 2 बॉल हमने निकाली है ना फ्रॉम सिलेक्टेड बैग में से। हो सकता है पहला बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाली, हो सकता है दूसरा बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाली। तो इसमें लगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने इसका फॉर्मूला आप समझ गए। फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाली, और सेकंड बैग सेलेक्ट किया उसमें से प्रोबेबिलिटी उसमें से बॉल निकाली। चाहे आप इसको ऐसे समझ ले, केस बनाकर भी कर सकते हैं, दोनों वे ही बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट बैग में सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी E × A/E, उसमें से बॉल निकाली। फिर सेकंड बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाली, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा कुछ भी नहीं था, बस समझने वाला था। फर्स्ट बैग में क्या था, 4 ब्लैक बॉल थी, 6 रेड बॉल्स थी। सेकंड बैग में क्या था, 7 ब्लैक बॉल्स थी, 3 रेड बॉल्स थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनने ये कहा दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया गया है और उसमें से जो बॉल निकाली गई है वो एक रेड है, 2 बॉल्स निकाली गई, एक रेड और एक ब्लैक है। आप समझ लो, पहले रेड और ब्लैक इसमें से निकाल ली, फिर रेड और ब्लैक इसमें से निकालती, ये दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। इसको आप ध्यान से देख लेना। ये थोड़े से बेटा टफ क्वेश्चन है, साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं, अगर बना सकते, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ उनको ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कहते हैं बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. पता वो बेटा क्या कह रहे हैं, इसके लिए भी मैंने ऊपर बनाया, ध्यान से देखिए। एक बैग में क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे बैग में क्या है, 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, उनने कहा कि दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया है, यही कहा उन्होंने। इसमें से ध्यान से पढ़ो, एक बॉल ड्रॉन की है इन दोनों में से एक बैग में से और वो रेड आई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो वो दूसरे बैग में से आई है। ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो 2 इवेंट हमने मान लिए। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टेड द बैग फर्स्ट एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टेड द बैग सेकंड एंड A भी हमेशा गिवन इवेंट होता है। A क्या होता है, ड्राइंग ए रेड बॉल गिवन इवेंट। तो बैग सेलेक्ट करना 1/2, 1/2 को टोटल 1 बनेगी। A/E1 में आए, ये गिवन है कि हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7। ये गिवन है कि हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया है, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या कही है, ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम बैग 2 गिवन दैट इट इज़ रेड। तो रेड की जो हमने गिवन इवेंट है आपको कहा वो डिवाइड में मानना होता है। बैग टू मीनिंग E2 की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताया तो फॉर्मूला कैसे लिखना होता है। इसको रिवर्स करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी E2/A को A/E2 लिख दो, साथ में E2 नीचे सभी की एडिशन, यानी प्रोबेबिलिटी E2 × प्रोबेबिलिटी A/E2 नीचे सभी की एडिशन, प्रोबेबिलिटी E1 × A/E1, प्रोबेबिलिटी E2 × A/E2, प्रोबेबिलिटी E3 × A/E3।
मीनिंग नीचे सभी की एडिशन होती है और ऊपर क्या होता है जो कंसेप्ट उन्होंने पूछा हो। बेसिक सा क्वेश्चन था, आप फिर से देख लो, इसमें कुछ भी नहीं था। पहले दो इवेंट मान ले, सिलेक्टेड बैग इज फर्स्ट और सिलेक्टेड बैग इज सेकंड, तो ए बाई इवन इसका मीनिंग समझना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले भी बताया नीचे गिवन, ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये गिवन है कि हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ये गिवन है कि हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो बहुत ही एनर्जी लगती है जब आपके लाइक्स नहीं आते ना, तो बहुत ही निराशा हो जाती है। मेरे को काफ़ी सारी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं फिर भी सब घर की सेटिंग करके आपका लेक्चर बनाता हूं, परंतु यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मन टूट जाता है। तो बेटा सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप छोटा सा काम तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, कहते हैं सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। वो कह रहे हैं कि आप मान के चलो जो आदमी हैं वो 5% हैं और जो औरतें हैं वो सिर्फ 0.25% हैं। उनके क्या है, ग्रे हेयर हैं, मतलब भूरे बाल हैं। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। वो ये कह रहेगा आप मान के चलो जो मेल्स की गिनती और फीमेल्स की गिनती एक बराबर है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो पर्सन, हमने एक ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट किया है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की वो पर्सन मेल हो। तो हमने तीन इवेंट मान लिए, लेट E1 E2 एंड ए बी इवेंट। E1 इवेंट क्या है, मेल पर्सन को सिलेक्ट किया है। E2 इवेंट क्या है, फीमेल और वुमेन को सिलेक्ट किया, चाहे वुमेन कह लो चाहे फीमेल पर्सन कह लो, नारी शक्ति कह लो, एक ही बात है। देखो सभी का मीनिंग सेम ही है, वुमेन, फीमेल पर्सन और मेल पर्सन। तो मेल पर्सन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल को भी 1/2, ठीक है। ये बात आगे समझनी, ए बाई इवन। ये गिवन है कि हमने मेल पर्सन को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उसके ग्रे हेयर हो, तो 5%, परसेंट को नंबर में कैसे बनाते हैं, 5/100। ये गिवन है कि हमने वुमेन को सिलेक्ट किया, उसके ग्रे हेयर हो 0.25, मतलब 0.25/100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगेगी, मैंने बताया था जो गिवन है उसको डिवाइड में रखना है। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मैंने गिवन कौन सा है, ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन बीइंग मेल, मैंने ऊपर क्या आएगा, E1। तो E1/A, अभी आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया कैसे करते हैं, इसको रिवर्स कर दो, A/E1 इंटू E1, नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2। अगर 3 होता है प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3। मीनिंग कहने का मीनिंग ये है, ये 22 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे को पूछें, ठीक है। बस ये आगे वैल्यू पुट की हुई है, बस कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आंसर आ गया आपका 20/21। देखो ये CBSE का दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि CBSE के 6 रीजन्स आते हैं। कौन से रीजन, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, दिल्ली रीजन और फॉरेन रीजन। दिल्ली रीजन को सेंट्रल रीजन भी कहते हैं। हर एक रीजन के 3-3 सेट होते, तो आप मान के चलो 18 सेट होते। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तो बहुत क्वेश्चन है, जितने कर लो कम। अगर +2 आप 5 बार भी कर लोगे फिर भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैथ्स के तो नहीं कम होंगे। इसलिए मैथ्स को सभी का बाप माना जाता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी कॉमर्स, सभी सब्जेक्ट्स का बाप माना जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये देखो अभी हम एक और क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वो ये बता रहे हैं, कहते 3 पर्सन्स है A, B एंड C अप्लाई फॉर ए जॉब ऑफ मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ओके। चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन ABC आर इन द रेशियो। वो कहते हैं 3 पर्सन है ABC, उन्होंने मैनेजर की जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी में अप्लाई किया है। उनके सिलेक्शन होने के चांसेस क्या है, 1:2:4। द प्रोबेबिलिटी दैट्स द ABC कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इम्प्रूव प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर 0। वो कहते हैं उन्होंने अपने दिमाग से ना कुछ चेंजेस भी कंपनी में कुछ चेंज कर दो, कुछ बदल दो, कुछ सुधार कर दो, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। A ने जो चेंजेस की प्रोबेबिलिटी वो 0.8 है, B की चेंजेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, C की चेंजेस की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। कहते ये गिवन है, इफ़ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, जो उन्होंने चेंजेस कहे थे वो नहीं हो पाए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये इट इज़ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द C। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये C की अपॉइंटमेंट के कारण ये चेंजेस नहीं हो पाए। पता वो क्या कह रहे हैं, ABC
ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनकी जॉब की रेशो ये है 1:2:4। आगे वो कंपनी को एक सुजेशन दे रहे हैं भी इस चीज़ में चेंजेस कर लो। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी चेंजेस की क्या है 0.8 है, सेकंड की 0.5 है, 0.3 है। अब ये कह रहे हैं कि चेंजेस नहीं हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये अपॉइंटमेंट ऑफ सी के कारण नहीं हुए। तो हमारे 3 इवेंट हो गए, लेट E1 E2 एंड E3 इवेंट्स हो गए। ए तो हमेशा गिवन ही होता है। इवन क्या है, पर्सन सिलेक्टेड, ए पर्सन इज सिलेक्टेड, बी पर्सन इज सिलेक्टेड, सी पर्सन इज सिलेक्टेड। ए क्या है, चेंजेस टू इम्प्रूव प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, मतलब जो उन्होंने चेंजेस किए थे वो नहीं टेक प्लेस हुए। तो कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पहले E1 की सभी को ऐड कर लो, 4 2 6 एंड 7, मीनिंग 1/7। E2 की क्या है 2/7, E3 की क्या है 4/7। इससे आगे चलते हैं, ये समझने वाला है। जो आगे वाला है उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या है, थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा तभी दिखेगा। आगे वाला क्या है, आगे वाला अगर आप ध्यान से देखो उसमें है A/E1। ध्यान से देखो क्या है, A/E1। A/E1 का मीनिंग है, ये गिवन है कि फर्स्ट ने चेंजेस दिया है ऊपर, उसका चेंजेस सिलेक्ट नहीं हुआ है। देखो सिलेक्ट होने के, चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.8, पर हमने क्या अभी टेक प्लेस नहीं किया तो उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। कर दिया 1 में से माइनस। अगर A/E2 की तरफ आते हैं, इसको फिर से थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सा ब्लर आ जाता है यार, मैं सोचता हूँ बच्चे को प्रॉब्लम ना आ जाए, कैमरे को ना ब्लर आ जाता है, ये बात गलत हो जाती है, क्या करें यार। इसको फिर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं यार, ब्लर आता है ना तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सोचता हूँ ब्लर ना आए तो बच्चे का बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रही तो उसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है यार। तो इसको ध्यान से करते हैं, कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद क्या पता चलता है, अगर A/E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ अभी सेट हो गया यार, कितनी मेहनत लग गई। देखो A/E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या 1 में से माइनस हो जाएगी, और A/E2 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1 में से माइनस हो जाएगी, और A/E3 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1 में से माइनस हो जाएगी। रिक्वायर्ड में क्या पूछा था, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या पूछा, उनने पूछा है अगर ये चेंजेस नहीं टेक प्लेस करते प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये सी की अपॉइंटमेंट के कारण ऐसा हुआ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो सी के अपॉइंटमेंट के कारण, मीनिंग प्रोबेबिलिटी E3/A, इसका फार्मूला बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3, नीचे सभी की एडिशन आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आओ, उसमें क्या था, वो कह रहे हैं कि एक बैग कंटेन्स 4 balls, 2 balls are drawn at random without replacement and are found to be white. What is the probability that all balls in the bag are white? वो कह रहे हैं कि बेटा एक बैग में 4 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हमने ड्रान की है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, अगर बॉल निकाल दी उनको बाहर निकल रख दिया तो बैग में से 2 बॉल कम होगी। वो कहते हैं कि जो 2 बाल्स निकाली हैं वो फाउंड क्या है, वाइट। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ऑल बाल्स वाइट होंगे। तो हमने 4 इवेंट मान लिए, 4 इवेंट क्या है, लेट देयर आर 4 इवेंट्स। इवन क्या है, बैग कंटेन्स 2 वाइट बाल्स, बैग कंटेन्स 3 वाइट बाल्स, बैग कंटेन्स 4 वाइट बाल्स, और ये भी गिवन इवेंट होता है। गिवन इवेंट क्या है, ऑल दी बाल्स आर वाइट। गिवन इवेंट क्या है, गेटिंग 2 वाइट बाल्स। तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है E3/A। E3/A क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा सभी बॉल वाइट हो। E1 की प्रोबेबिलिटी देखो, सभी को सिलेक्ट, बैग कंटेन 2 वाइट, बैग में 2 वाइट बाल्स हों, इसमें तो बैग ही सिलेक्ट किया गया है। तो बैग सिलेक्ट क्या है 1/3, E2 क्या है 1/3, और E3 क्या है 1/3। बैग में 2 वाइट बाल हों, बैग में 3 वाइट बाल हों, बैग में 4 वाइट बाल हों। ठीक है, मतलब फर्स्ट बैग हमने सेलेक्ट किया, बैग में 2 वाइट बाल हों, उसका एक ही केस बनेगा, ये 1/3, 3 मीनिंग टोटल। तो E2 का भी 1/3 बनेगा, E3 का भी 1/3। A/E1 पर आते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये गिवन है कि बैग में 2 वाइट बाल हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हमने 2 वाइट बाल ही निकाली हैं, तो 2 में से 2 सिलेक्ट की, टोटल 4 में से 2 सिलेक्ट की, सोल्व अपने आप कर लेना। उसके बाद ये गिवन है कि बैग में 3 वाइट बॉल हैं, पर हमने 2 निकाले, मिले 3 में से 2 सिलेक्ट की, टोटल 4 में से 2 सिलेक्ट की। नीचे आ जाओ, 3 में क्या है, ये गिवन है कि बैग में 4 वाइट बॉल हैं,
हमने 4 में से 2 निकाली, नीचे 4 में से 2 निकाली, परंतु हमने 2 निकाली, मीनिंग ये श्योर इवेंट ही हो गया। अगर 4 बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और हमने 2 निकाली, तो फेवर में 4 में से 2 हो गए, तो नीचे तो 4 में से 2 है ही है, तो इसका मीनिंग ये श्योर इवेंट हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने पूछी उसमें क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग आर वाइट। मीनिंग E3/A, इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कैसे था, A/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E3, नीचे सभी की एडिशन, ये आप वैल्यू पुट कर लेना बस। देखो फिर से समझ लो क्वेश्चन में क्या था, बैग में 4 बॉल्स थी, कहते 2 बॉल ट्रांस की गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और ये सभी दोनों बॉल वाइट आई हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो ऑल बॉल्स थी बैग की वो वाइट है। हमने 3 इवेंट मान लिए, भी हो सकता है बैग में 2 वाइट बॉल हों, हो सकता है बैग में 3 वाइट बॉल हों, और हो सकता है बैग में 4 वाइट बॉल हों। मीनिंग अगर बैग में 2 वाइट बॉल है उसका एक ही केस होगा, टोटल 3 मीनिंग तीनों में से कोई भी एक केस है। फेवर बाय टोटल E2 एंड E3, A/E1, A/E2, A/E3, और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बस। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, CBS सेंट्रल रीजन 2016 में आया हुआ है। वन एक लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद मैं भी थक गया हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, कहते हैं कार्ड ऑफ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 cards are drawn at random are found to be both clubs. Find the probability that lost card being of club. पता वो क्या कह रहे हैं, अगर 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, जो बाकी बचे कार्ड हैं उनमें से 2 कार्ड हमने ड्रान किया है और वो दोनों क्लब के आए हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो लॉस्ट कार्ड था वो भी क्लब का था। तो हमने क्या किया, सिंपल सा कंसेप्ट है, A1 इवेंट मान लिया, कार्ड्स ड्रान आर बोथ कार्ड्स आर क्लब, ये तो गिवन इवेंट होता है। इवन क्या लोस्ट कार्ड इस क्लब हो सकता है, लोस्ट कार्ड इज नॉट क्लब। इवन क्लब का है तो 13/52, आपको पता है क्लब के 13 होते तो रिमेनिंग कितने होंगे, 52 - 13 मतलब 39/52, A/E1 है, इसको मीनिंग समझना। ये गिवन है कि लोस्ट कार्ड क्लब का है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हमारे दोनों कार्ड्स क्लब के आए थे। देखो अगर क्लब का लोस्ट कार्ड है तो एक कम हो गया, 12 में से फेवर बाय 12 तो टोटल 51 हो गया, और दूसरा किस में से आ सकता है, 11/50। दूसरे में क्या है, ये गिवन है कि लॉस्ट कार्ड क्लब का नहीं है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हमारे दोनों कार्ड्स क्लब के आए हैं। अब ये आप ही सोचो, चाहे क्लब का नहीं है, फेवर में से तो कम, टोटल में से तो कम होगा, फेवर वाले उतने रह जाएंगे, मीनिंग 13/51 नेक्स्ट 13 का 12 हो जाएगा और 51 का 50 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसको ध्यान से देखो, लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ क्लब, मीनिंग हमने क्या करना है, E1 ऊपर लेना है और A को नीचे लेना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाना मैंने पीछे आपको सिखाया, बस आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेन ये कंसेप्ट है जो बायस थ्योरम का है, इसमें से आपको मेन दिमाग लगाना, ये कंडीशनल का सिचुएशन ही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है, जिसकी जो गिवन है उसको नीचे रखना है, उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, लो वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/50। चलो इसको आप फिर से देख लेना। 10th नंबर सम पर आते हैं, 10th नंबर सम पर आते हैं। 10th में क्या है, कहते ऑफन इट टेकन एज ए ट्रूथफुल पर्सन कमांड्स मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। देखो बेटा क्वेश्चन तो आ गया, पर सच में सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है, जो सत्य बोलता है उसकी सोसाइटी में परिवार में उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, परंतु जो झूठ बोलता है उसकी ज़्यादा होती है। परंतु ये पुराने समय के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्होंने ये बात की। ये कह रहे हैं कि ऑफन इट इज़ टेकन एट ए ट्रूथफुल पर्सन कमांड्स मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। कहते ये मान के चलते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। ए मैन, एक आदमी को हमने सेलेक्ट किया, ए मैन इज़ नोन टू स्पीक द ट्रूथ 4 out of 5 टाइम्स। अगर 5 बातों पर अगर 5 उसकी बातें सुनी जाए तो उसमें से 4 करेक्ट होती हैं। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ एक्चुअली 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6। मीनिंग वो कह रहे हैं कि उसने डाई को थ्रो किया और ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पर 6 आया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वहाँ पर सच में 6 आया था। मीनिंग वो चेक करना चाहते हैं कि उसने सत्य बोला कि या झूठ बोला। मीनिंग हम ये क्या कह रहे हैं, उसके 3 इवेंट मान रहे हैं, लेट E1, E2 एंड E3 इवेंट्स। E1 इवेंट क्या है, 6 अक्वर्स, E2 इवेंट क्या है, 6 डज नॉट अक्वर। E1 मीनिंग 6 अक्वर की प्रोबेबिलिटी 1/6, E2 मीनिंग 6 डज नॉट अक्वर, मीनिंग 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 1/6, 5/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी E/E1, इसका मीनिंग है ये गिवन है कि 6 आया था, ये बताओ कि उसने 6
का भी था। इसका मीनिंग उसने ट्रुथ बोला, ट्रुथ का मीनिंग उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। नेक्स्ट था ये गिवन है कि 6 नहीं आया था परंतु उसने कहा कि 6 आया था, इसका मीनिंग उसने फॉल्स स्टेटमेंट दी थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से आप माइनस कर सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली ए 6, मीनिंग ही रिपोर्टेड ए 6। रिपोर्टेड 6 मीनिंग इसको आप डिवाइड में रख देंगे ई को, और जो एक्चुअली 6 मीनिंग E1, इसका फॉर्मूला मैं पहले आपको बनाना सिखाया, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू E/E1, नीचे क्या करेंगे, सभी जो केसेस हैं उनकी एडिशन कर देंगे। बस इसको आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये CBSE दिल्ली 2017 में आया और फॉरेन रीजन में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन दिल्ली 2017 रीजन में आया हुआ और फॉरेन रीजन में भी आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से करें। ये सभी क्वेश्चन आप रिवाइज जरूर करें, साथ साथ में फिर कॉपी जरूर बना लीजिए आपके बेनिफिट्स के लिए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर हो सकता है। आज मैंने 10 क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम आइडिया में से कराए हैं, इनको आप पूरे ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।